उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फटाफट से बता दीजिए कैसे हैं। आपके आ जाने से जो क्लास के अंदर माहौल क्रिएट होता है वो एक अलग स्तरीय माहौल है और वो मतलब प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, आज की आपकी जो क्लास होगी बहुत बेहतरीन लेवल पर लेने वाले हैं। हाँ, आज क्लास थोड़ी छोटी आपकी रह सकती है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे आपका जो है 5:45 पे कहीं पे निकलना था, तो इस वजह से शायद छोटी रह सकती है। परंतु हम क्लास को उसी उत्साह, ऊर्जा और उमंग के साथ लेंगे जिस तरीके से रेगुलरली ली जाती है। सर, क्या यह क्लास सीडीएस के लिए पर्याप्त है? राहुल गुजर नाम का एक छात्र है। राहुल गुजर पॉलिटी की क्लास में था, वहां भी इसने यही पूछा। ये यूट्यूब पर था, उसने वहां भी यही पूछा, और यहाँ पर ये इसने यहाँ भी यही पूछा। अक्सर मैं आपको बताना चाहूंगा, परीक्षा की तैयारी करने पे सबसे जरूरी होता है परीक्षा के विषयों को पढ़ना, ना कि पढ़ना कैसे है ये पढ़ना। तो जब तक आप ये सोचते रहेंगे ये उसके लिए काफी है, उसके लिए काफी है, आपके लिए परेशानी हो जाएगी। ठीक है, आप कोशिश करिए कि आप जो पढ़ रहे हैं पहले उसको पढ़ो और फिर उसके क्वेश्चन लगा के देखो। कर पा रहे हो तो आप कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे आप नहीं कर सकते। तो मैं यहां पर जो पढ़ा रहा हूं यह पर्याप्त है, पूर्णतः पर्याप्त है आपके किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए। तो कृपया करके बहुत ध्यान से बातों को समझेंगे। नमस्ते भाई गोविंद। ठीक है, बाकी सारे बच्चे और अब थोड़ा सा बड़े हुई ठीक है बच्चों जैसा जो व्यवहार है आपका कब तक रहेगा गुज्जर जी? हाँ, ठीक है, चलिए। सर कहाँ जाना है, हमें भी ले चलिए। जाना कहीं नहीं है, आपकी जो दूसरी क्लास है उससे पहले एक जगह एक मीटिंग है, कुछ बच्चे आए हुए हैं जो सिलेक्टेड हैं, तो उनसे थोड़ी सी बात करनी है। नहीं, मौलवी की क्लास आज होगी। स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना परेशानी के। ठीक है, कोई मेरे ख्याल से समस्या आपको नहीं होगी। लेटर गुप्ताज को हम स्टार्ट कर चुके थे और लेटर गुप्ताज में जो हर्षवर्धन की डायनेस्टी है, वर्धन डायनेस्टी, वो चल रही थी। तो आज हम बात करने वाले हैं हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए हर्षवर्धन। हेडिंग डाल लीजिए, अब हर्षवर्धन हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, बिना परेशानी के हेडिंग डालते हैं और इसके बारे में हम बात करते हैं बिना किसी दिक्कत के। बढ़िया रूलर था। बढ़िया रूलर क्यों था? क्योंकि 16 वर्ष की उम्र में राजा बना। ठीक है, इसलिए बढ़िया रूलर था। लोग अकबर को महान मानते हैं कि भाई बहुत छोटी उम्र में राजा बन गया था। अरे अकबर के पास तो संरक्षक भी थे। ये तो वो थे जिनके ना पिता बचे ना भाई, फिर भी राजा बन के मचाई तबाही तो इनका ऑरा अलग था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बिना परेशानी के। ठीक है, चलो बिना परेशानी के हम आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन के बारे में हेडिंग डाल लीजिए। हर्षवर्धन के बारे में आप हेडिंग डाल लेंगे। हर्षवर्धन के बारे में हम हेडिंग डाल लेंगे। हर्षवर्धन। अब इसके बारे में जो हमें हेडिंग है वो थोड़ा सोच समझ के डालनी होगी। अच्छा रूलर है तो थोड़ा सा इसके बारे में अच्छा ही पढ़ते हैं। हर्षवर्धन। सबसे पहले पूछा जाएगा कि इसका जन्म कब हुआ था। पूछ लेते हैं कि भाई इसका जन्म कब हुआ था। तो जन्म के बारे में याद रखना, 590 एडी में जन्म हुआ है या 590 सीई में जन्म हुआ है। जन्म 590 सीई, 590 सीई में जन्म हुआ है। कॉमन एरा 590 सीई, कॉमन एरा 590 सीई, कॉमन एरा 590 सीई। ठीक है, चलो बहुत बेहतरीन। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि भाई इसके पिता का नाम क्या था। प्रभाकर वर्धन इनके पिता का नाम था। प्रभाकर वर्धन पिता का नाम था। यशोमती माता का नाम था। प्रभाकर वर्धन और यशोमती। प्रभाकर वर्धन पिता का नाम था, पिता प्रभाकर वर्धन, माता का नाम यशोमती, माता का नाम यशोमती। यशोमती माता का नाम था। यशोमती माता का नाम था। यानी प्रभाकर वर्धन जो है माता का नाम, यहां पर पिता का नाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बारे में याद रखना। अब इंपॉर्टेंट बात करता हूं कि यहां पर किस प्रकार से चीजें आपको देखने को मिलती हैं।
ठीक है, चलो बिना परेशानी के आप समझिएगा कि कितनी तरीके की चीजें आपको यहां देखने को मिलती हैं। अब यहां पर किस प्रकार से पूरा माहौल देखने को मिला है, हम उसकी बात करते हैं। कीर्ति शर्मा बाबू, अगर आप सुनने पे ज्यादा ध्यान देंगी तो आप ज्यादा समझ पाएंगी। ठीक है, चलो। सर, प्रभाकर वर्धन ने हूड़ केसरी की उपाधि धारण की थी, आराध्या का ऐसा कहना है। कैसे धारण की थी वो मैं बता देता हूं। प्रभाकर वर्धन के समय में ही हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। हूणों का आक्रमण इससे समय में हुआ है। इसके समय में हूणों का आक्रमण हुआ है। इसके समय में ही हूणों का आक्रमण हुआ है। ठीक है, इसके समय में ही हूणों का आक्रमण हुआ है। हूणों का आक्रमण हुआ, आक्रमण हुआ, आक्रमण हुआ। जो हून्स अटैक है वो इन्हीं के समय में हुआ। ठीक है, ही अटैक्ड हून्स, ही अटैक्ड हून्स, या फिर हून्स अटैक्ड इन हिज टेन्योर, हून्स अटैक्ड इन हिज टेन्योर्स, हून्स अटैक्ड इन हिज टेन्योर, हून्स अटैक इन हिज टेन्योर। ठीक है, उनके अटैक यहां पर हुआ था। स्कंदगुप्त के समय पर भी हुआ था। हाँ, स्कंदगुप्त के समय पर भी हुआ था, इनके समय पर भी हुआ था। इसी वजह से इनको एक उपाधि दी गई जो मैंने अभी आपको बोली थी। फटाफट बताइए, नाम बताइए फटाफट से, उपाधि इनकी बताइए, इनका टाइटल बताइए। बहरहाल पूछा जाता है कि हूणों के आक्रमण को दबाने के लिए इसने किसको भेजा था। हूणों के आक्रमण को दबाने के लिए इसने राज्यवर्धन को भेजा था। ही सेंट राज्यवर्धन टू अबॉलिश दैट। ठीक है, प्रभाकर ने आक्रमण को दबाने के लिए राज्यवर्धन को भेजा था। आक्रमण दबाने के लिए राज्यवर्धन को भेजा था। दबाने के लिए, आक्रमण दबाने के लिए राज्यवर्धन को भेजा था। वर्धन को भेजा था। आक्रमण को दबाने के लिए इसने राज्यवर्धन को भेजा था। ही सेंट राज्यवर्धन। ठीक है, चलिए, ही सेंट राज्यवर्धन फॉर दिस। ही सेंट राज्यवर्धन और राज्यवर्धन फॉर दिस, फॉर दिस अटैक। फॉर दिस अटैक, ही सेंट राज्यवर्धन फॉर दिस अटैक। किसने राज्यवर्धन को इस कारण से भेजा था। ठीक है, चलो, इनको एक उपाधि मिलती है हूण केसरी की। उपाधि क्या मिलती है? हूण केसरी की। हूण केसरी की उपाधि इनको मिलती है। लेकिन बात क्या होती है, प्रभाकर वर्धन की जो मृत्यु हो जाती है, प्रभाकर वर्धन की जो मृत्यु हो जाती है वो कब हो जाती है, फटाफट बताइए। मगध राज की उपाधि, क्योंकि हाँ उस क्षेत्र पर इन्होंने कब्जा करा है तो मगध राज की उपाधि भी मिली है। बिल्कुल पल्लवी, मगध राज की उपाधि भी मिली है। तो लिख सकते हैं मगध राज की उपाधि मिली है इनको। मगध राज की उपाधि भी इनको मिली है, यू कैन नोट इट डाउन। लेकिन 605 एडी में इसकी डेथ होती है, 605 एडी में डेथ होती है। डेथ होती है, मृत्यु होती है, मृत्यु हो जाती है। और जैसे इनकी मृत्यु होती है, यशोमती सती हो जाती है। ठीक है, मृत्यु के बाद सती हो गई। शी बिकेम सती, शी बिकेम सती, शी बिकेम सती, तो वो सती हो गई। शी बिकेम सती, कि वो सती हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। ये सती यहां पर हो जाती है, कोई समस्या मेरे ख्याल से आपको नहीं होगी। इसके बाद ही आप देखने को मिलते हैं कि भाई, लेकिन आपको भी पता है कि अगला राजा कौन बना इनकी मृत्यु के बाद, इनका उत्तराधिकारी कौन बना था। प्रभाकर वर्धन का जो उत्तराधिकारी बना था आप सभी जानते हैं, वो राज्यवर्धन बना था। पर राज्यवर्धन की भी हत्या 606 एडी में कर दी जाती है, आप भी जानते हैं। राज्यवर्धन, उत्तराधिकारी राज्यवर्धन था। किसका? प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी। और राज्यवर्धन था
उत्तराधिकारी राज्यवर्धन था। राज्यवर्धन था। उत्तराधिकारी कौन था? राज्यवर्धन था, जिसकी मृत्यु, ठीक है, या फिर जिसकी हत्या भी, जिसकी हत्या कब हो जाती है बाबू? 606 एडी में हुई। ठीक है, वो कैसे हुई? होता यह है कि राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या करता है। अब देवगुप्त कहां का है? देवगुप्त एमपी का है, मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश। अब ये मित्र किसका है? शशांक का, मध्य प्रदेश। देवगुप्त की हत्या की, हत्या की तो शशांक ने इसकी हत्या कर दी। तो शशांक ने इसकी हत्या कर दी, शशांक ने हत्या की। ठीक है, याद रखना। तो शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो राज्यवर्धन बहुत छोटे से टेन्योर के लिए राजा बना था। इसके बाद अगला राजा कौन बनता है? जैसा कि मैंने बताया, तो 606 में हर्षवर्धन राजा बनता है। इस कारण से अतः इसका राज्याभिषेक, इसका राज्याभिषेक यानी कि कोरोनेशन, कोरोनेशन, इसका जो कोरोनेशन यानी कि राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ? तो इसका कोरोनेशन या राज्याभिषेक 606 एडी में हुआ। 606 एडी में हुआ। छह सौ छह एडी में हुआ। इसका जो राज्याभिषेक है बाबू वो कब हुआ? 606 एडी में हुआ। ठीक है। अच्छा, पूछा जाता है कि इसने सबसे पहले क्या करा? सबसे पहले सर इसने शशांक की हत्या की, जो बंगाल का शासक था। शशांक खुद बंगाल का शासक था, अब इसकी हत्या ही करेगा। तो शशांक की हत्या इसी ने की है। हर्षवर्धन द्वारा ही शशांक की हत्या की गई है। हर्षवर्धन ने ही शशांक की हत्या की, ने ही शशांक की हत्या की, शशांक की हत्या की, हत्या की। अब बताओ बाबू, कोई समझ में आई बात? है ना? इसी ने इसकी हत्या करी है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फटाफट बताइए। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सर। हाँ, शशांक वही है जिसने बुद्धि ट्री को काट दिया था। सर आपने हर्षवर्धन में प्रभाकर को मिक्स कर दिया। अरे पापा है इसका, तो मिक्स नहीं करूंगा। हाँ सर, इतना टाइम नहीं मिलता कि नोट्स बना पाए। कोई बात नहीं, आपको हम कोशिश करेंगे नोट्स प्रोवाइड करा दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, ये कल पढ़ा दिया था। हाँ बाबू, ये कल पढ़ा दिया था। चलो अब हम मिलते हैं इनके बारे में कि हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। देखो, हर्षवर्धन एक साहित्य का सम्राट भी कहलाता है क्योंकि इन्होंने कई सारी रचनाएं भी करी हैं। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हर्षवर्धन ही वह शासक है जिसने वर्धन डायनेस्टी को कन्याकुब्ज अर्थात कन्नौज भी बनाया था। देखिए इसको, हर्षवर्धन के द्वारा ही गौड़ वंश का शासक था शशांक। अब समझिएगा, हर्षवर्धन, इसके द्वारा राजधानी को कन्याकुब्ज भी बनाया गया। इसके द्वारा दो राजधानी रखी गई थी, दो राजधानी रखी गई, राजधानी रखी गई। इसके द्वारा दो राजधानी रखी गई। इसके द्वारा दो राजधानी रखी गई। पहली राजधानी कौन सी थी? जो दो राजधानी रखी हैं, ही मेड टू कैपिटल्स, ही मेड टू कैपिटल्स। अब ये दो राजधानी कौन कौन सी हैं? टू कैपिटल्स, ही मेड टू कैपिटल्स, ही मेड टू कैपिटल्स। और जो दो राजधानियां हैं वो कौन कौन सी हैं? क्यों काटा था ट्री? क्योंकि बाबू वो बौद्ध धर्म को नहीं मानता था। दो कैपिटल्स कौन कौन सी है वो समझिए। एक है कान्याकुब्ज जो इसने बनाई थी,
कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज, कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज को बनाया, अर्थात कन्नौज। और दूसरी कैपिटल जो इसने बनाई थी वो कौन सी थी? कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज। और दूसरी कैपिटल इसने थानेश्वर को रखा है, थानेश्वर जो हरियाणा में है, थानेश्वर जो कि हरियाणा में है, थानेश्वर जो कि हरियाणा में है, थानेश्वर जो कि हरियाणा में देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो। सर हर्ष फॉलोअर शैविज्म का था, शुरुआत में शैविज्म बाद में बुद्धिज्म को इसने माना था। शुरुआत में शैविज्म को मानता था, बाद में बुद्धिज्म को मानता था। बिल्कुल पल्लवी। आगे बढ़ते हैं, ये नोट हो गया बाबू? ठीक है। हर्षवर्धन को जैसा मैंने बताया कि भाई इसको साहित्य का सम्राट भी कहते हैं क्योंकि इसने कई सारी रचनाएं की हैं। मैं इनकी बात करता हूं। हर्षवर्धन को साहित्य का सम्राट भी कहते हैं क्योंकि इसने बहुत सारी रचनाएं भी की हैं। हम फटाफट उनकी बात करते हैं। इनको साहित्य का सम्राट कहा जाता है, हर्षवर्धन को ही साहित्य का सम्राट कहा जाता है। हर्षवर्धन साहित्य का सम्राट कहलाता है। क्या कहलाता है? हर्षवर्धन साहित्य का सम्राट। हर्षवर्धन साहित्य का सम्राट कहलाता है। क्या कहलाता है? हर्षवर्धन साहित्य का सम्राट कहलाता है। साहित्य का सम्राट कहलाता है। क्या कहलाता है? साहित्य का सम्राट। साहित्य सम्राट कहलाता है। साहित्य का सम्राट कहलाता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि साहित्य का जो सम्राट कहलाता है वो हर्षवर्धन कहलाता है। और पॉइंटर आप यहां पे लिख लेना क्योंकि हर्षवर्धन की कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, इसकी कुछ इंपोर्टेंट रचनाएं हैं, वो बताइए। रचनाएं कौन कौन सी हैं? इसकी प्रमुख वर्क्स देख लेते हैं। इसके कुछ प्रमुख वर्क्स देख लेते हैं, जो वर्क्स हैं। इंपोर्टेंट वर्क्स बताइए कौन कौन से हैं इसके। जैसे इसने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये इसने लिखे हैं। तो नागानंद इसने लिखा है, रत्नावली लिखी है और प्रियदर्शिका लिखी है। ठीक है, ये इसने लिखी है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होगी। ठीक है, याद रखना। संस्कृत भाषा में लिखता था। भाषा कौन सी है इसकी? संस्कृत में लिखता था। संस्कृत में लिखता था। संस्कृत में लिखता था। कैसे लिखता था? संस्कृत में बेसिकली लिखा करता था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से, कि भाई इसका एक दरबारी भी हुआ करता था जिसका नाम था बाणभट्ट। इसका एक दरबारी कवि भी हुआ करता था, दरबारी कवि जिसका नाम है बाणभट्ट। हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि भी हुआ करता था। हर्षवर्धन का क्या हुआ करता था? दरबारी कवि। इसका एक दरबारी कवि भी था, कवि भी था जिसका नाम था बाणभट्ट। दरबारी पोइट भी था इसका, कोर्टियन पोइट भी था इसका, पोइट भी था इसका।
जिसका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट जिसका नाम था, जिसका नाम क्या था? बाणभट्ट जिसका नाम था। इसका नाम आपको बाणभट्ट देखने को मिल जाएगा। इसने कादंबरी की रचना करी है, कादंबरी की रचना करी है, ठीक है, याद रखना। और हर्ष चरित्र में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसने कादंबरी की रचना करी है, कादंबरी की रचना करी है, और हर्ष चरित्र की रचना भी इसने करी है। हर्ष चरित्र की रचना भी इसने करी है। उसने 2 रचनाएं ये बेसिकली करी हैं, काफी फेमस आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, याद रखना। तो जो हर्ष चरित्र है इसके 8 भाग हैं। जो हर्ष चरित्र आपको यहां देखने को मिलती है, इसके 8 भाग हैं हर्ष चरित्र के। इसके कितने भाग हैं बाबू? 8 भाग आपको देखने को मिलते हैं। प्रत्येक भाग को उच्छ्वास कहा जाता है। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। प्रत्येक भाग उच्छ्वास कहलाता है, उच्छ्वास कहलाता है। प्रत्येक भाग को हम उच्छ्वास कहते हैं। अच्छा, हर्षवर्धन भले ही कितना ही प्रतापी शासक रहा हो, ठीक है, चलिए, कितना ही शासक रहा हो, बढ़िया, लेकिन इसको हराया भी गया है। ऐसे नहीं कि कभी हराया ना गया हो, ठीक है, याद रखना। लेकिन दरबारी कवि में और भी नाम आते हैं, तो और भी लोगों को देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाणभट्ट था। अब जैसे किराए सर छंदी शतक भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो। वेल, इसके अंदर मयूर भट्ट, मयूर भट्ट आपको देखने को मिलता है। मयूर भट्ट भी देखने को मिलता है। मयूर भट्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना। और इसके द्वारा सूर्य शतक और मयूर शतक लिखा गया है। सूर्य शतक और मयूर शतक लिखा है इसने। सूर्य शतक और मयूर शतक इसने लिखा है। सूर्य शतक और मयूर शतक इसने यहां पर लिखा है। फटाफट बताइए। बाणभट्ट और मयूर भट्ट, बाणभट्ट और मयूर भट्ट। सर कल्हण भी इनके समय में थे, बहुत बढ़िया। कल्हण फिर बाबू 11वीं शताब्दी में कैसे लिख देगा अगर इनके समय में कल्हण थे तो? अगर कल्हण इनके समय में थे तो वो 12वीं शताब्दी में कैसे लिख देगा? ठीक है, मातंग दिवाकर थे, भृतहरि थे, मातंग दिवाकर थे, भृतहरि थे, बृहत्हरि थे और मातंग दिवाकर थे। मातंग दिवाकर, तो ये कुछ लोग हैं। 618 एडी में इनको परास्त भी किया गया था। एक चीज आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 11वीं शताब्दी की पुस्तक, ये पुस्तक और राजतरंगिणी में भी, राजतरंगिणी में, तरंगिणी, तरंगिणी में जो राजतरंगिणी आपको देखने को मिलती है, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी जो किताब थी, राजतरंगिणी में आपको क्या देखने को मिलता है? राजतरंगिणी में, राजतरंगिणी जो 11वीं शताब्दी की पुस्तक आपको देखने को मिलती है, राजतरंगिणी के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलती है। वो क्या थी? वो कल्हण ने लिखी है भाई, कल्हण है, कल्हण ने लिखी है, ये कल्हण के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी है? कल्हण के द्वारा लिखी गई है। और ये बेसिकली वही पुस्तक है, ये बेसिकली वही पुस्तक है जो 11वीं शताब्दी में लिखी गई है, और इसमें इसकी जानकारी देखने को मिलती है। इसमें इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, चलो, इसमें इसका उल्लेख किया गया, हर्षवर्धन का उल्लेख है, ठीक है, रिलेट नहीं करती, ठीक है, ओके। इसके अलावा आप इसमें लिखेंगे, इसके अलावा आप इसमें लिखेंगे कि भाई 618 एडी में, 618 एडी में, 618 एडी में पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा भी इनको हटाया गया था। पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा भी इनको
हराया गया था। पुलकेशिन द्वितीय ने इनको हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने इनको हराया था। द्वितीय ने इनको हराया था। हराया था। ठीक है, चलो। पुलकेशिन टू, पुलकेशिन टू डिफीटेड हर्ष। पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा इनको हराया भी गया था नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर, फटाफट लिखिए। ठीक है, याद रखिए। कहां हराया था? नर्मदा नदी पर हराया था। ठीक है, चलिए। इनके हार के बारे में जानकारी रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से मिलती है। हराया गया था, डिफीटेड। कहां? नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी। ठीक है, चलो। रोटेड, दैट्स परफेक्ट। आगे बढ़िए। इनके समय में एक चीनी यात्री भी आया था। इनके समय में एक चीनी यात्री भी आया था जिसका नाम था हैंसवांग। फर्स्ट एंड सेकंड क्या होता है? जैसे मैं हूं और मेरा कोई डायनेस्टी चल रही है, तो कोई अगर कोई दूसरा और राजा होता है हमारे वंश में जो मेरे जैसा है, तो उसको हम दू नाम दे देंगे, G2 ऐसे कर देंगे। आगे हम देखते हैं, आगे देख लेते हैं जो बढ़िया चीज आपको यहां देखने को मिलती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली नोट करिए, फटाफट से नोट करेंगे कि आगे आपको देखने को मिलता है हैंसवांग। चीन से आया था, चीनी यात्री था हैंसवांग। हैंसवांग आपको देखने को मिलता है, हैंसवांग, हैंसवांग, हैंसवांग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो। हैंसवांग चीनी यात्री था, इन्हीं के समय में आया था, चीनी यात्री। हाँ, चीनी यात्री था, इन्हीं के समय में आया था। चाइनीज ट्रैवलर है, ट्रैवलर आपको देखने को मिलता है। आता कब? 629 सी में आया, 629 सी में आया है। अराइवल इन इंडिया आया कब था? आपको पता लगेगा आया कब था। 629 से लेकर 645 सीई तक रहा है। यह है बाबू इसके आने का पूरा पूरा का पूरा। ठीक है, चलो, याद रखना। ठीक है, चलो, बिना परेशानी के याद रखेंगे। इसके बारे में याद रखिएगा, इसकी किताब के बारे में याद रखिएगा कि भाई ये नालंदा में रहा है तकरीबन 18 महीने। इसकी किताब का नाम है सीयू की। सर, उत्तर प्रदेश भर्ती कब तक आएगी? संभावित क्या है? कोई संभावित नहीं है, जल्दी ही देखने को मिल सकती है, बहुत जल्दी। जैसे मैंने बताया, सीयू की आपको देखने को मिल जाएगा। हैंसवांग की जो बुक है वो कौन सी है? सीयू की, सीयू की। इसमें इसने अपना यात्रा वृत्तांत दिया है, सीयू की यात्रा वृत्तांत इसमें किया गया है। यात्रा वृत्तांत इसमें कहा गया है, वृत्तांत इसमें किया गया है, यात्रा वृत्तांत इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा बढ़िया तरीके से। इसकी जीवनी भी है, इसकी एक जीवनी भी आपको देखने को मिलती है।
खैर, जीवनी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, विली है इसकी जीवनी, इसकी जो जीवनी है वो विली है, ठीक है, याद रखना। जो विली का मतलब क्या, विली ने लिखी है, विली राइटर है, विली राइटर के द्वारा इनकी जीवनी लिखी गई है। जो इनकी बायोग्राफी है दैट इज रिटन बाय विली, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इन्होंने कुछ बात कही है सीयूकी में कि लिखेंगे कि भाई बिना परेशानी के आप लिखेंगे कि व्यापार का सबसे प्रमुख केंद्र, अच्छा ये 18 महीने नालंदा में रहे हैं, 18 मंथ नालंदा में रहे हैं और इन्होंने बुद्ध शिक्षाएं प्राप्त करी हैं। 18 माह नालंदा में रहे हैं, नालंदा रहे और बुद्ध शिक्षाएं प्राप्त की, बौद्धिक शिक्षा प्राप्त करी है इसमें, बौद्धिक शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। अटेन बुद्धिस्ट नॉलेज, अटेन बुद्धिस्ट नॉलेज, नॉलेज, अटेन बुद्धिस्ट नॉलेज, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़े, इसके अलावा आप समझिएगा प्रमुख इसका उल्लेख क्या है, सीयू की किताब का प्रमुख उल्लेख क्या क्या उल्लेख है। ये कहता है कि इस समय व्यापार का प्रमुख केंद्र कन्नौज है, डिस्क्रिप्शन देता है ये किताब, क्या क्या डिस्क्रिप्शन देती है, कहती है कि व्यापार का प्रमुख केंद्र कन्नौज है, कि व्यापार का प्रमुख केंद्र, व्यापार का प्रमुख केंद्र कन्नौज है। कन्नौज आपको देखने को मिलता है, कन्नौज, कन्नौज आपको देखने को मिलता है। व्यापार का प्रमुख केंद्र क्या है बाबू, कन्नौज। व्यापार का प्रमुख केंद्र आपका कन्नौज है, कन्नौज। दक्षिण भारत में प्रमुख क्षेत्र कौन सा, प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, दक्षिण भारत में प्रमुख क्षेत्र आपका कौन सा है, वो बताता है कांची, कांची को बताता है दक्षिण भारत में। कहता है कि हर्ष की सेना चतुरंगी है, ये हमें अलग जानकारी भी देखने को मिलती है कि इसकी सेना चतुरंगी आपको देखने को मिलती है, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। फटाफट लिखिए बिना परेशानी के। फटाफट लिखेंगे। इसके जो पुत्र हैं हर्षवर्धन के पुत्रों की बात आती है, हर्षवर्धन के दो पुत्र आपको देखने को मिलते हैं, हर्षवर्धन के दो पुत्र आपको देखने को मिलते हैं कि संतानें, ठीक है, टू सन्स आपको देखने को मिलते हैं, टू सन्स। हर्षवर्धन को दो पुत्रों की प्राप्ति हुई है, और जो दो पुत्र हैं वो कौन से हैं सर, पहला तो आपको देखने को मिलता है वाग्यवर्धन और दूसरा देखने को मिलता है कल्याणवर्धन। वाग्यवर्धन कल्याणवर्धन, वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन, वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन, थोड़ा सा नोट करना इनके बारे में। अब थोड़ी सी इसके धार्मिक प्रचार प्रभाव की बात करते हैं, ठीक है, अब इसके धार्मिक प्रचार प्रभाव की बात करते हैं। एक कह रहा सर यात्रियों का राजकुमार भी इसको कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार जो कहा जाता है वो हैंसवांग को कहा जाता है, ठीक है, इसको कहा जाता है प्रिंस ऑफ ट्रेवल्स, ट्रेवल्स या वोयेग्स बोलते हैं, पर ट्रेवल्स लिख लीजिए, वोयेग्स भी बोलते हैं, प्रिंस ऑफ वोयेग, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार भी इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से बिना परेशानी के। इसकी सेना के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हर्ष की सेना, हर्ष की सेना,
में विदेशी सैनिक भी रहा करते थे। इसकी सेना में है अरबी सैनिक भी रहा करते थे, अरबी सैनिक भी थे और उनका अध्यक्ष कुंतल था। अरबी सैनिक भी थे, अरबी सैनिक भी थे, अरबी सैनिक भी थे, अरबी सैनिक भी थे, जिसका अध्यक्ष कुंतल था। अध्यक्ष कुंतल था, कुंतल था, कुंतल। जो टर्म होता है ना कुंतल, ये उसी के लिए यूज होता है, कुंतल। अगली बात यह है कि भैया चतुरंगी सेना थी इसकी, चतुरंगी सेना थी, चतुरंगी, ठीक है, यानी क्वाड्युलर, 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 क्वाड लिख लीजिए खाली, क्वाड, क्वाड सेना थी इसकी, चार अलग अलग, पैदल, घुड़सवार, अश्वसवार और गज सवार, ये देखने को मिलते हैं। ये आपको देखने को मिलते हैं, पैदल, घुड़सवार, गज सवार और रथ सवार, ये देखने को मिलते हैं। बिना परेशानी के आप लिख लेंगे, फटाफट बताइए। नेक्स्ट पेज पर हम बात करेंगे इसके द्वारा किया गया धार्मिक कार्य। महामोक्ष काउंसिल भी इसने कराई है। हाँ, महामोक्ष काउंसिल की चर्चा यहां कर लेता हूं, महामोक्ष काउंसिल की चर्चा यहां कर लेता हूं, बहुत ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। भाई महामोक्ष काउंसिल की बात करता हूं कि इसने दो कराई हैं, दो महामोक्ष परिषद कराई हैं, दो महामोक्ष परिषद कराई हैं, परिषद कराई गई हैं। महामोक्ष काउंसिल है, महामोक्ष काउंसिल है। एक कन्नौज में और एक प्रयाग में, एक कन्नौज में और एक प्रयाग में, प्रयागराज में, ठीक है। चलो, एक कन्नौज में और प्रयागराज में, एक कन्नौज में और एक प्रयागराज में, ठीक है, कन्नौज और एक प्रयागराज, एक प्रयागराज में, ठीक है जी हाँ। दूसरा आप समझिएगा बाबू कि इसने एक बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराई है प्रयागराज में, एक बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराई है इसने, बौद्धिक सम्मेलन भी कराया था, सम्मेलन भी कराया था। तो बुद्धिस्ट मीट भी इसने कराया था, कहां, प्रयाग में। महायान बुद्ध का इसने बहुत प्रचार किया है यहां पर, महायान बुद्ध के लिए कराया गया था, महायान बुद्ध के लिए, महायान बुद्ध के लिए कराया था, बौद्ध के लिए। इसने ही अपने समय में कुंभ मेलों की शुरुआत करी है, कुंभ मेलों की शुरुआत करी है, मेलों का प्रारंभ भी इसी ने किया है, कुंभ मेलों का प्रारंभ किया है, कुंभ स्टार्ट करे हैं, कुंभ स्टार्ट करे हैं। कुंभ आपको देखने को मिलता है, एक होता है महाकुंभ और एक होता है कुंभ, होता है महाकुंभ, अर्धकुंभ, ठीक है, और कुंभ। कैसे कैसे लगते हैं, 12 वर्ष, 12 वर्ष बाद लगता है, 6 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। कुंभ 4 स्थानों पर लगते हैं, प्रयाग, नासिक, प्रयाग यूपी में है, नासिक महाराष्ट्र में है, उज्जैन एमपी में है, और नासिक हो गया, और हरिद्वार उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। बात आती है कि यहां कौन कौन सी नदियां आपको देखने को मिलती हैं, नदियां, रिवर्स, रिवर्स कौन कौन सी देखने को मिलती हैं। यहां आपको त्रिवेणी देखने को मिलती है, तीनों नदियां देखने को मिलती है, त्रिवेणी। नासिक में देखने को मिलती है गोदावरी,
उज्जैन में देखने को मिलती है आपको शिप्रा, और हरिद्वार में आपको देखने को मिलती है गंगा। ठीक है, ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है दीपांशु, बिना परेशानी के आप याद रख लेना। बिना परेशानी के। इसको शिलादित्य भी कहा जाता है, इसको शिलादित्य भी कहा जाता है। हर्षवर्धन का नाम ही शिलादित्य है, का नाम ही शिलादित्य है, शिलादित्य है, शिलादित्य है। ये इसके बारे में फेमस जानकारी है जो मैंने आपको यहां पर बताई है, यहां पर। बाकी 647 में इसकी डेथ होती है, उसके बाद ही ये जो वंश है वो समाप्त हो जाता है। लिख लेना, इसकी डेथ कब हुई है, मृत्यु कब हुई है? 647 सीई में इसकी डेथ हुई है, 647 सी में इसकी डेथ हुई। ठीक है, चलो आज के लिए बाबू इतना ही रहेगा, बिना परेशानी के। मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आपको होगी। ठीक है, चलो अब आपसे मुलाकात इसी प्रकार से करेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना फिर आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। बताइए बताइए, ठीक है मैटर? ओके, चलिए अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।